क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स देख रहे थे, तो कॉलॉइड्स जो हैं वो टोटल ना 7 तरह के होते हैं। तो पहला सोल है। सोल में क्या होता है कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। सॉलिड सोल में क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, जैसे कि जेम स्टोन उसका एग्जाम्पल लिया था। और थर्ड है एरोसोल, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड इन गैसियस मीडियम, ठीक है, तो जैसे स्मोक का एग्जाम्पल लिया था। तो अब फोर्थ नोट करेंगे इमल्शन। इमल्शन में लिखिएगा, एन इमल्शन इज अ कॉलॉइड इन विच emulsion is a colloid an emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid in which minute droplets of one liquid an emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid. Are dispersed in another liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it, which is not miscible which is not miscible with it. Example milk, butter and face cream. मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम। तो आप ये देखिएगा, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम ये कहते हैं एनिमल्शन इज अ कॉलॉइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड पर जो है दे आर डिस्पर्स्ड मतलब फैली हुई होती है, उसके साथ मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इमल्शन का। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क में भी ये होता है कि अगर आप देखेंगे ना, तो मिल्क में क्या होता है कि जैसे मिल्क को अगर आपने रख रखा है ऐसे स्टेबल रखा हुआ है, तो अगर आप गौर से उसको सनलाइट में देखेंगे तो सनलाइट में आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स अलग अलग नज़र आएंगी। थोड़ा सा अलग कलर होगा, कुछ येलो कलर भी होता है उसमें, है ना, हल्का हल्का सा येलो कलर भी नज़र आता है। तो वो जो कलर है वो इस चीज़ का है कि मिल्क में मिल्क में जो है वो ऑयल भी होता है, चिकनाई भी होती है। तो वो जो चिकनाई है वो उसके साथ मिक्स नहीं होती मिल्क के साथ, तो इस वजह से वो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स की तरह अलग से नज़र आती है। सेम एग्जांपल बटर का है। बटर को भी अगर आप देखेंगे तो बटर जो सॉलिड है, सॉलिड बटर के आसपास आपको लिक्विड सा भी नज़र आता है। इसी तरीके से फेस क्रीम में भी खास तौर पर ये चीज़ जो है, ये चीज़ गर्मियों में देखी जाती है। अगर मान लीजिए हमने किसी भी कोई भी जो मॉइस्चराइज़र वाली जो फेस क्रीम होती है, तो उस वाली में वैसे तो न जाने कितनी तरीके की फेस क्रीम्स आती है, लेकिन मॉइस्चराइजिंग वाली होती है फेस क्रीम। तो उसको अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में आपको उस जो फेस क्रीम है, फेस क्रीम पर भी साइड में थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सॉलिड पार्ट उसका अलग होगा, क्रीम वाला पोर्शन अलग होगा और थोड़ा सा लिक्विड आपको साइड में नज़र आएगा। तो ऐसी चीज़ को हम इमल्शन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवी टाइप देखिएगा, तो ये भी आपका कॉलॉइड की कैटेगरी में आता है। पांचवा है फोम, FOAM, फोम। इसमें लिखेंगे द फोम इज अ कॉलॉइड इन विच अ गैस The foam is a colloid in which a gas is dispersed in a liquid medium. In which a gas is dispersed in a liquid medium.
The examples of foam are fire extinguisher foam, soap bubbles, fire extinguisher foam, soap bubbles, soap bubbles, shaving cream, etc. शेविंग क्रीम एटसेट्रा। अब देखिएगा ये जो फोम है, फोम वो वाला फोम नहीं है जैसे हम किसी उस पर बैठ जाते हैं ना, गद्दे पर बैठते हैं, तो वो वाला फोम नहीं, हम नॉर्मल फोम की बात कर रहे हैं। फोम वो होता है जैसे शेविंग क्रीम करते हैं, शेविंग करी तो शेविंग करी तो वो उसका फोम तैयार हो जाता है। अच्छा, कभी भी आप ये देखिएगा कि ये शेविंग की हम बात कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि नॉर्मली जो सोप बबल्स हैं, सोप बबल्स ये है कि अपने नहाते टाइम हमने साबुन लगाया हमने अच्छे से साबुन लगाया, तो साबुन लगाते टाइम हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी पर जहाँ जहाँ हमने साबुन लगाया वहाँ पर झाग बन गया, ठीक है, तो उसको फोम बोल देते हैं। तो आप थोड़ी देर उसको लगा रहने दो, तो क्या वो ऐसे ही लगा रहेगा या ऐसे ही झाग बने रहेंगे? तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो डिस्पर्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एक बकेट ली, उस बकेट के अंदर पानी था, उस पानी के अंदर आपने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया और उसको काफ़ी अच्छे से हाथ से आपने एजिटेट करा। तो जब आप हाथ से एजिटेट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी झाग झाग बन जाएंगे। तो वहाँ पर वो जो झाग है वो क्या है, वो फोम है। तो फोम में क्या है, द फोम इज अ कवर्ड इन व्हिच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। तो अगर आप किसी भी ऐसे बकेट में देखेंगे जिसमें हमने झाग बना रखा है, साबुन का पानी तैयार कर रखा है, तो वहाँ नीचे जो उसका बेस है, बेस में तो लिक्विड ही है ना, बेस में तो लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर जो है वो फोम जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे, और फोम जो है वो फोम है क्या, वो फोम ये है कि बहुत छोटी सी लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर गैस भरी हुई है, उसको हम बबल्स बोल देते हैं। बबल्स आपने देखा है ना, वो बच्चे जो खेलते हैं उसको डिप करते हैं साबुन के पानी में, फूंक मारते हैं, तो उसमें होता क्या है कि पानी की एक सोप वाटर की एक लेयर बन जाती है, उसको आप फूंक मारते हैं तो वो फूल जाती है, और फूलने के बाद में वो स्फेरिकल शेप जैसे सोप बबल्स होते हैं तो वो हवा में उड़ने लगती है। तो आप ये देखिएगा, जो बबल्स होते हैं, बबल्स में बेसिकली गैस ही भरी होती है। तो लिक्विड, और लिक्विड के ऊपर अगर सोप बबल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड के ऊपर गैस फ्लोट कर रही है एक तरह से, क्योंकि सोप बबल्स को आप ऐसे हाथ से करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड की फिल्म है वो टूट जाती है और अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोम, और इसमें शेविंग क्रीम, सोप बबल्स और फायर एक्सटिंग्विशर फोम ये भी है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हुए देखा है कभी किसी को? फायर एक्सटिंग्विशर के छोटे छोटे सिलेंडर्स जो होते हैं उनको अगर खोल दिया जाए तो उसके अंदर से फोम ही फोम निकलता है बहुत ज़्यादा, और थोड़ी देर आप उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो तो वो फोम गायब हो जाता है, फिर वो जो सर्फेस है वो गीली गीली नज़र आती है। इसका मतलब जितनी भी गैस थी वो तो सारी इवेपोरेट हो गई, ठीक है, वो तो सारी हवा में चली गई, और उसके नीचे का जो लिक्विड था वो उस लिक्विड की वजह से पूरा जो फ्लोर है जहाँ पर भी हमने उसको डाला वो गीला गीला हमको नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फोम के बाद छठी टाइप है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम सॉलिड फोम में है, द सॉलिड फोम इज अ कॉलॉइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। A solid form is a colloid in which a gas is dispersed in a solid medium. Full stop. Example
एग्जाम्पल है इंसुलेटिंग फोम। इंसुलेटिंग फोम कॉमा फोम रबर, फोम रबर कॉमा स्पॉन्ज एंड ब्रेड, स्पॉन्ज एंड ब्रेड। तो सॉलिड फॉर्म इज अ कॉलोइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, जिसमें गैस जो है वो सॉलिड मीडियम के अंदर जो है डिस्पर्स होती है, गैस को सॉलिड के अंदर अगर भर दिया जाए। तो ये जो सॉलिड फॉर्म है वो वाला फॉर्म है जो गद्दा होता है ना, जिस गद्दे पर हम बैठते हैं जो फोम का बना हुआ होता है। तो हमने सबने देखा है कि अगर हम किसी गद्दे पर बैठते हैं तो हमारे वजन की वजह से वो गद्दा दबता है। वो दबता क्यों है? अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर बैठ जाएं, किसी पत्थर पर बैठ जाएं, तो क्या हमारे वजन की वजह से वो पत्थर दबेगा? हम ये कहेंगे नहीं दबेगा, वो पत्थर एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन जो गद्दा होता है वो दबता है। वो दबता क्यों है? क्योंकि क्या है कि उसमें ना इस तरीके से मटीरियल बना रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रेस है, एक गद्दा है, तो इसके अंदर ना ऐसे रहता है, इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्रिसक्रॉस लाइंस बनी रहती हैं, सॉलिड की लाइंस। तो ये जो क्रिसक्रॉस लाइंस हैं, इनके बीच वाला जो पोर्शन है, इनके बीच वाले पोर्शन में क्या है? बीच वाले पोर्शन में गैस भरी हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, इधर 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 इधर, ये जो हेड्स हैं जितने भी, इन सबके बीच वाले पोर्शन में गैस भरी हुई है। और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं, जब आप इस पर बैठते हैं, तो बैठने का मतलब वजन पड़ रहा है इसमें, तो ये कंप्रेस हो रहा है। जब ये कंप्रेस हो रहा है तो इसके बीच में से जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो गैस बाहर निकल जाती है, तो जैसे ही गैस बाहर निकल जाती है तो गद्दा जो है वो दब जाता है। तो इसमें क्या है कि सॉलिड के अंदर आपने गैस भर रखी है। और ये सेम चीज़ होती है ब्रेड में भी। जो हम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड को आपने, अगर मान लीजिए आपने देखा हो कि जब ब्रेड होती है या बंस जो होते हैं जिसका बर्गर बनता है, तो उसको भी जब वो तवे पर सेकते हैं ना, तो उसको जब वो दबाते हैं तो उसके अंदर की गैस निकल जाती है। तो वो जो बन इतना मोटा होता है वो दबकर इतना सा रहता है। जब बर्गर बन जाता है तो वो दबकर इतना सा रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस है वो दबने की वजह से बाहर निकल जाती है। और स्पॉन्ज भी वही चीज़ है, ठीक है। स्पॉन्ज को हम दबाते हैं, तो दबाने से क्या होता है कि मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर की गैस बाहर निकल जाती है। जैसे कि आप छोड़ते हो, तो छोड़ने से क्या होता है कि बीच में पार्टिकल्स तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस छोड़ रखा है, तो जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वो गैस वापस उसके अंदर बढ़ जाती है। जब गैस वापस अंदर बढ़ जाती है तो फिर से फूल जाता है। ये होता है, ठीक है। हाँ जी। इंसुलेटिंग फोम ये होता है कि इंसुलेटिंग फोम ऐसे होता है जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कार होती है, कार का कभी बोनट खुला हुआ देखा है आपने? कार का अगर कभी बोनट खुला हुआ देखा है या नहीं भी देखा है किसी बच्चे ने, तो मैं बताता हूँ कि जब बोनट खुलता है ना कार का, तो उसके अंदर जो है एक्चुअल में होता क्या है कि अभी तक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आजकल चल रहे हैं उनकी बात ना करें, तो चाहे डीजल व्हीकल्स हो, चाहे पेट्रोल व्हीकल्स हो, चाहे गैस के जो सीएनजी वाले जो व्हीकल्स आते हैं उनकी बात करते हैं। तो जितने भी व्हीकल्स हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट, इनका क्या कंसेप्ट होता है, ये इस पर काम करते हैं। आईसी इंजन, इनका सबका आईसी इंजन होता है। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन का मतलब, कंबस्शन का मतलब होता है आग लगना, जलना, है ना। और इंटरनल का मतलब क्या है कि इंजन के अंदर आग लगती है। अब वो आग किस तरीके से लगती है? हम ये कहते हैं हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं या सीएनजी डलवाते हैं। और आपको पता होगा कि अभी जैसे हम लोग सब यहाँ सोसाइटीज़ में, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो फ्लैट्स में सबके यहाँ पर पाइप्ड गैस आ रही है, पीएनजी जिसको बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। जो गाड़ियों में डलवाते हैं वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको सीएनजी बोल देते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये पाइप्ड नेचुरल गैस अभी तक नहीं पहुँची है, तो वहाँ पर वो बड़े बड़े से सिलेंडर आते हैं, लाल रंग के सिलेंडर आते हैं, देखे होंगे, ठीक है। तो वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन गैस होती है वो। तो जिस भी गैस से या जिस भी फ्यूल से आग लग सके वही फ्यूल का काम करती है, वही चीज़ फ्यूल का काम करती है। तो चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे गैस का इंजन हो, इंजन के अंदर बेसिकली
आपकी अगर गैस की गाड़ी है तो आप जैसे ही उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने गैस का फ्लो इंजन की तरफ आपने चालू कर दिया, गैस को आपने अलाउ कर दिया कि अब तुम इंजन की तरफ जाओ। और दूसरा उस पर लिखा रहता है इग्निशन। इग्निशन का मतलब क्या है कि बैटरी स्पार्क जनरेट करती है। तो जैसे ही गैस इंजन के अंदर जाती है, इंजन चारों तरफ से बंद है, जैसे ही गैस उसके अंदर जाती है तो गैस अंदर गई, इधर से स्पार्क गया अंदर, तो चिंगारी मिल गई गैस को तो गैस जल गई। ऐसे ही पेट्रोल को चिंगारी मिल गई तो एकदम से बहुत तेज़ी से अंदर जो है वो ब्लास्ट होता है। तो अंदर ब्लास्ट होता है बहुत तेज़ी से, लेकिन हमको तो बड़ी धीमी सी आवाज़ आती है कि हाँ चलिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, कार स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है कि वो स्टीम जनरेट करता है। अब स्टीम जनरेट करने के लिए जगह बनी हुई है, 4 पिस्टन बने हुए हैं, वो पिस्टन जो है वो स्टीम उसको पिस्टन्स को पुश करने लगती है। और जब वो पिस्टन्स पुश होते हैं तो वो रोटेटर में कनेक्टेड होते हैं वो पिस्टन्स, कि जैसे ही वो पुश होगा वो उसको जो रोटेटर है रोटेटर को रोटेट करेगा। फिर उसने रोटेट करा, फिर दूसरा पिस्टन पुश हुआ तो दूसरा वाला जो है दूसरे वाले ने, मतलब वो आग की जो लपटें हैं वो चारों पिस्टन्स के पास बराबर बराबर पहुंचती रहती हैं। तो एक बार पहला पिस्टन, दूसरा पिस्टन, तीसरा पिस्टन, चौथा पिस्टन। जनरली कार्स में 4 पिस्टन होते हैं, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में इसमें 2 पिस्टन्स होते हैं। तो ये जो पिस्टन्स हैं ये पिस्टन से पुश होते हैं तो रोटेटर को मूव करते हैं। रोटेटर एक बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, बेल्ट कनेक्टेड होती है पीछे जो है टायर से। और फिर जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेटर का पेडल दबाते हैं दैट मीन्स आप उतना ही ज़्यादा पेट्रोल का फ्लो बढ़ा रहे हैं। स्पार्क तो जनरेट हो चुका, आप पेट्रोल का उतना ही फ्लो बढ़ा रहे हैं तो उतनी भयंकर तरीके से आग लग रही है इंजन के अंदर, ठीक है। और इसीलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए एक चीज़ डाली जाती है, कूलेंट। अब जब इतनी आग लग रही है, इतना ब्लास्ट हो रहा है, हमें तो आवाज़ उतनी सुनाई नहीं देती। तो आप जब भी कभी किसी गाड़ी को खुले में देखेंगे तो उसके ऊपर आप प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा एक ना फ्लैप रखा हुआ देखेंगे। उस फ्लैप को जब आप कभी भी अगर गाड़ी की सर्विसिंग अगर आप देखने जाएंगे, उस फ्लैप को अगर आप खुला हुआ देखेंगे तो उसके अंदर फोम्स लगे रहते हैं। तो ये जो फोम्स हैं ये क्या करेंगे, ऐसा होता है कि मान लीजिए इस रूम में बहुत शोर शराबा हो रखा है, इस रूम को मेरे को पूरी तरीके से पैक करना है कि इसमें आवाज़ ही ना आए या इस रूम से बाहर वो आवाज़ ना जाए। तो मैं चारों तरफ से दरवाजे बंद करूँगा, जरा सी भी अगर कहीं पर कोई मामूली सी झिर्री भी है मैं उसमें भी कपड़ा लगाऊंगा या फोम लगाऊंगा या किसी भी तरीके से मैं उसको पूरी तरीके से सील बंद करना चाहूँगा। तो इंसुलेटिंग फोम का मतलब यही है कि जितने भी बड़े बड़े इंजन्स हैं, गाड़ी का इंजन हो, किसी फैक्ट्री का इंजन हो या किसी जनरेटर का इंजन हो, तो उसमें फोम्स लगाकर ताकि उस इंजन की आवाज़ उतनी ज़्यादा आवाज़ बाहर ना आए और लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर ये फोम ना हो तो गाड़ियों की इतनी आवाज़ होगी और ट्रक की तो ऐसी आवाज़ होगी कि ऐसा लगेगा पता नहीं कहीं बम फट रहा है क्या। ट्रक की तो इतनी भयंकर आवाज़ होगी, क्योंकि सोचिए ट्रक का इंजन कितना बड़ा होता होगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए ये जो इंसुलेटिंग फोम है, ये इंसुलेटिंग फोम वहीं पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रखा हो, आपको उसको शोर को कम करना है। और ये नॉर्मली हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। अगर मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर ये सोफ़ा रखा हुआ है, मैं सोफ़े को रिमूव कर दें यहाँ से तो हमारी आवाज़ गूंजने लगेगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो फोम होते हैं ना, फोम होता है, कर्टेन होता है, जो कपड़े होते हैं, कपड़े वाली खास तौर पर जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती है, साउंड एब्जॉर्बर्स होती हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और क्यों करती हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसीलिए साउंड वहाँ पर चली जाती है। ये चीज़ क्लियर। कुछ वॉल्स होते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं, तो उसमें भी यही करा जाता है। आप थिएटर में नेक्स्ट टाइम जब भी जाएँ, ठीक है, वैसे तो थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप थिएटर में जाएँ, ठीक है, ज़रूरत क्यों नहीं है ये पता है, वैसे ज़रूरत क्या जा भी नहीं पाओगे। मैंने कोई वीडियो देखी थी, ऑथेंटिकेटेड वीडियो थी, उसमें यह था कि बहुत ही जल्दी इंडिया में 50% थिएटर्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि लोग अब जाते नहीं हैं थिएटर में, फिल्म देखने जाते नहीं। उसका रीज़न यही है कि टिकट 400-500 रुपये तक की पहुंच जाती है और उतने के ही पॉपकॉर्न मिलते हैं जो कि 10 रुपये के मिलते हैं बाहर, वहाँ पर 500 के मिलते हैं। तो वही इस वजह से लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो वो चीज़ें सारी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। खैर, तो उन चीज़ों को छोड़िए, हम ये कहेंगे कभी भी आप थिएटर में गए हों या नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अगर जाएँ तो आप ये देखना थिएटर की जो वॉल्स हैं वो आपको ऐसी वॉल नज़र नहीं आएगी कि आप उसको ऐसे टच करोगे। उस पर क्या होता है, उस पर फोमिंग हो रखी होती है, उसको आप दबा कर देखोगे बड़ी सॉफ्ट नज़र आएगी। वो इसीलिए होता है कि आवाज़ ना गूंजे, ठीक है। नहीं तो हीरो ने गुंडे को बोला मैं तुझे देख लूँगा, गूंजे जा रही है आवाज़, अगला डायलॉग शुरू हो गया, वो आवाज़ ही मिक्स हो रही है। इसको हम डिटेल में साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो साउंड का मिक्स होना होता है ना, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन ये बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं, अब जैसे एक टीचर खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप लोग बातें करने लगे,
ठीक है, तुम्हारी कुछ बातें, तुम्हारी कुछ बातें, तुम्हारी कुछ बातें, सबकी बातें होती हैं, तो मुझे क्या सुनाई देता है यहाँ पर? मुझे बस ये सुनाई देता है। तो इसलिए फिर टीचर झल्ला जाता है, चिढ़ जाता है पूरी तरीके से, क्या कर रहे हो नालायक को, ऐसे करके डांट देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही, तुम बोल क्या रहे हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे परेशान करा जा रहा है, एक्चुअली परेशान नहीं कर रहे बच्चे, और बच्चे को लगता है कि यार ये मुझे ही टोकते रहते हैं, इन्हें मैं ही दिखाई देता। उसका रीज़न ये है कि तुम उसके कान में बोल रहे हो बहुत धीरे से, तुमने कुछ बोल दिया, उधर से तुमने कुछ बोल दिया, तो तुम तो अपने हिसाब से तुमने तो अपना वॉल्यूम लेवल बहुत डाउन कर रखा है। वो जो वॉल्यूम मिक्स हो रही है ना, वो मिक्स होकर जो अलग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चीज़ है, ये साउंड वाले चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप थिएटर्स में जाएंगे तो थिएटर्स में भी जितनी भी साउंड प्रूफिंग करी जाती है वो वॉल नहीं होती कोई भी। वॉल तो है बेसिकली, लेकिन वॉल के ऊपर चिपकाया जाता है, फोम चिपकाया जाता है, उसके ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा होता है। वेलवेट का कपड़ा सिर्फ उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी बीच में पोर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक से। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, सॉलिड फॉर्म था ये, फिर 7th देखते हैं जेल। हाँ जी, जेल में नोट करिए, तो जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड The gel is a semi-solid colloid in which there is a continuous network of, in which there is a continuous network of, in which there is a continuous network of solid particles dispersed in a liquid. Network of solid particles dispersed in a liquid. Solid particles dispersed in a liquid. Full stop. The examples of gel are jellies, gelatin, jellies, gelatin and hair gel. जेलीज, जेलेटिन एंड हेयर जेल। तो जेलीज जैसे होती हैं, आपने जेली देखी होगी, जनरली जो है छोटे बच्चे जो है वो खाते हैं जेलीज। तो जो जेलीज हैं, जेलीज में आप ये देखेंगे कि बाहर से द जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड इन विच देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पोज्ड इन अ लिक्विड। तो बाहर से अगर आप जेली को छुएंगे तो आपको गीला गीला सा दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, ईटेबल्स आइटम्स होते हैं, उसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं, उसके अंदर वो मिक्स तो होंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर वो डिस्पर्स्ड होते हैं। और ये जो जेलीज हैं, इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। आप कभी भी देखेंगे तो जेली आपको हमेशा, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी गर्म टेम्परेचर वाली जगह पर जेली को रख देंगे वो पिघल जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि वो लिक्विड है, उस लिक्विड को ही एक शेप दे रखी है, और उस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, ईटेबल आइटम्स, ठीक है, वो उसके अंदर इंसर्ट कर रखे हैं। तो ये जेलीज हो गई, है ना। और जेलेटिन आप शायद जानते होंगे, जेलेटिन के कैप्सूल्स बनते हैं। क्या होता है कि जेलेटिन को ईजिली स्वेलो किया जा सकता है। तो जेलेटिन के अंदर कभी कैप्सूल खोल कर देखा है किसी ने? कैप्सूल खोला है? हाँ, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल में एक्चुअली दो हेमी सिलेंडर्स होते हैं। तो वो सिलेंडर्स को ऐसे जो है एक के ऊपर एक फिक्स कर रखा होता है, उसको आप ऐसे खींचेंगे तो उसके अंदर जो एक्चुअल में जो मेडिसिन है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, वो निकल जाती है, उसको खा नहीं सकते, इतनी कड़वी होती है,
ठीक है, तो जेलेटिन आसानी से स्वेलो किया जा सकता है, तो इसलिए जो बहुत कड़वी मेडिसिन होती है उसको कैप्सूल में डालकर दिया जाता है। वो कैप्सूल जेलेटिन के बने होते हैं, जेलेटिन जो है वो इजीली बॉडी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना। देखने में लगता है कि तो प्लास्टिक का है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं है, वो जेलेटिन है। और ऐसे ही हेयर जेल जो है, बाल अगर किसी के बहुत ऐसे हैं कि भाई बाल उसको संभाले नहीं जा रहे हैं, तो वो हेयर जेल लगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बाल एक जगह फिक्स हो जाते हैं, तो उसके लिए ये होता है हेयर जेल। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड के अंदर हेयर जेल को हाथ में लेंगे तो लिक्विड जैसा लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो है सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं। वो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड बालों के साथ, बाल भी तो सॉलिड है, वो सॉलिड बालों के साथ चिपक कर उनको थोड़ा सा हार्डन कर देते हैं, ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिए concentration of a solution is the concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of the solution present in a given quantity of the solution present in a given quantity of the solution. So, हाँ जी बोलिए। सर मैं किन्हीं दो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को मिक्स कर सकती हूँ किसी सिचुएशन में? हाँ, दो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को मिक्स करा जा सकता है, मिक्स करा जा सकता है। सर देखिए कॉलॉइड्स तो कभी मिक्स नहीं हो सकते, तो दो टाइप्स के कैसे हो सकते नहीं नहीं, सुनिए कि आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टोटली आपस में मिक्सिबल हो जाएगा, आपस में टोटली मिक्स हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इसी का, कोलॉइड का एक टाइप हमने लिया था, ये वाला एरोसोल वाला हमने एग्जांपल लिया था। एरोसोल में क्या था, सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस, ठीक है। तो ये एरोसोल का हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या था कि किसी भी सॉलिड को हम किसी भी गैस के अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोम को भी गैस के अंदर और फर्दर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फोम को भी गैस के अंदर और मिक्स करा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि फोम तो एक तरीके का कोलॉइड हो गया और आप उसको फर्दर गैस के अंदर और मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका दो तरीके के कोलॉइड जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, समझ गए? यस सर। ठीक है, वो करा जा सकता है। अब वो मिलकर क्या बनेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ जी, एक तरीके का मिक्सचर ही होगा। ये भी हम जो कर रहे हैं सारे मिक्सचर ही तो हैं, ये सारे के सारे भाई सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, कोलॉइड हो गया, सारे के सारे मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर की टाइप से हम कर रहे हैं, ठीक है। आपने पता नहीं ये सोडे वाला दूध पिया है कभी? सोडे वाला दूध नहीं, ठीक है। ये सोनीपत का एक बड़ा फेवरेट, मतलब बड़ा फेमस वो है कि वहाँ पर सोडे वाला दूध मिलता है। तो आप पिएंगे तो दूध, और आपको लगेगा ऐसा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो वो पता नहीं क्या करते हैं, उसके अंदर सोडा किस तरीके से मिक्स करते हैं, और वो बॉटल जब खोलते हैं उसकी, तो बॉटल खोलने के बाद में लगता है ऐसा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दूध होता है। तो वो बड़ा फेमस है, कभी अगर जाना हो तो पीना। तो उसमें वो सोडा मिक्स करते हैं, तो नुकसान कुछ नहीं है उसका। सोडा में क्या है भाई, सोडा में यही तो होता है कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करी जाती है, वो मिल्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं,
ये चीज़ है। तो वो ऐसा मिल्क है जिसको पीकर डकारें बहुत आती हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपने वो भी देखा होगा, वो जो एक आइसक्रीम भी होती है इसी तरीके की कुछ, मतलब उसको तवे पर तैयार करा जाता है, गर्म तवा होता है, पता नहीं कैसे आइसक्रीम फ्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं। वो पता नहीं क्या करते हैं उसको, वो तवे के ऊपर वो करते हैं, हाँ वही वो कट 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 करते हैं। वो मुझे पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कोई क्या कंसेप्ट है उसका। चलिए जी, वो देखने में तो तवे जैसे ही लगता है जैसे वो डोसे का तवा होता है कि डोसा बना रहे हैं, इसके ऊपर पता चला। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं नीचे से गर्म तवा लगा हुआ है क्या। चलिए जी, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में नोट कीजिएगा। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, सर एक और चीज़ पूछनी है। हाँ जी बताइए। सर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स था सॉल्ट, एंड सर जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन था, हाँ सर फर्स्ट में एक एग्जांपल था सोप सोल्यूशन, हाँ एंड सर फिफ्थ में सोप बबल्स। हाँ, तो सर बबल्स तो सोल्यूशन से ही बनेंगे, मतलब वो ठीक मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ तक साबुन का पानी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने पानी के अंदर क्या कर रखा है, हमने पानी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिक्स कर रखा है। तो वो पाउडर है, तो वो जो पाउडर है, पाउडर को आप कितना भी उसके अंदर मिलाने की कोशिश कर लीजिए कि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, वो मिक्स नहीं होगा। पाउडर के छोटे 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 पार्टिकल्स आपको अलग से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो और साथ में होता क्या है कि वो लेदर बना देता है, यानी कि झाग बना देता है। तो जो ये नीचे वाला है, दिस इज कॉल्ड सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या है, तो सोप है यानी कि जो डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर पानी में मिक्स करा गया है जो कि पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है। तो ये सोप सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सोप, क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे, हमने इसके अंदर वो डाल दिया, डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, और हमने खूब अच्छे से एजिटेट करके इसमें झाग बना दी। तब हमने इसको छोड़ दिया कि 2-4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। तो धीरे 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 जो इस पर फोम बना था, वो सारा का सारा फोम खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, फिर ये एक सोप सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा। तो तब मैं इसको देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि छोटे 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 छोटे, अगर ब्लू कलर का डिटर्जेंट है तो ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे, अगर वाइट कलर का डिटर्जेंट है तो वाइट कलर के पार्टिकल्स नजर आएंगे पानी में फ्लोट करते हुए। तो दिस इज कॉल्ड सोप सॉल्यूशन। अब जब हमने इसको एजिटेट करा, एजिटेट करने के बाद में जो इसके ऊपर जो है बबल्स बने हैं, ये जो ऊपर जो बबल्स बने हुए हैं, ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स में क्या है, इन बबल्स में ऐसा है कि यही जो लिक्विड था, यही जो लिक्विड था, इस लिक्विड के अंदर गैस बढ़ती चली गई, ठीक है। एक बबल बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। तो जो लिक्विड है, लिक्विड की ही एक फिल्म तैयार हुई और लिक्विड की फिल्म के अंदर गैस बढ़ती चली गई, तो वो बबल्स बन गए। तो ऊपर जो सोप बबल्स वाला जो हमने एग्जांपल दिया है, वो सोप बबल्स का मतलब क्या है कि लिक्विड गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, मतलब गैस भरी हुई है लिक्विड की फिल्म के अंदर, तो वो तो सोप बबल्स हो गया। और यहाँ पर क्या, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, वहाँ पर लिक्विड के अंदर गैस है सोप बबल में, यहाँ पर लिक्विड के अंदर सॉलिड है सोप सॉल्यूशन के केस में। समझ गए दोनों में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, चलिए अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने का मैथमेटिकल मेथड होता है, नोट कीजिएगा। मैथमेटिकली कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, या मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज mathematically it is defined as the mass of solute in grams defined as the mass of solute in grams present in present in 100 grams of the solution.
प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नोट कीजिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू concentration of a solution is equal to, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution, mass of solute upon mass of solution into 100। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन में है a solution contains solution contains 30 gram of sugar dissolved in 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water। gram of water। Full stop। Calculate concentration of the solution। Calculate calculate concentration of the solution। हाँ जी, सर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आता है वो परसेंटेज में आता है। हाँ परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या करा जा रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। तो 30 ग्राम शुगर है और उसको 370 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो हम ये लिखेंगे मास ऑफ शुगर, ब्रैकेट में लिख दो सॉल्यूट, मास ऑफ शुगर ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्यूट 30 ग्राम। अच्छा, और यहाँ लिखे नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कितना है 30 ग्राम है शुगर का मास, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है वाटर, उसका मास कितना 370 ग्राम। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों टोटल मिलकर क्या बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बन गया मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो गया, ये हो गया 30 प्लस 370, 400 ग्राम। ये 400 हो गया। तो कंसंट्रेशन of this solution mass of solute upon mass of solution
इंटू 100 मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 30 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 400 ग्राम्स इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 7.5% बाई मास। यहाँ पर लिखेंगे बाई मास, बाई मास का मतलब क्या है कि मास को ध्यान में रखते हुए हमने कंसंट्रेशन निकाला, तो 7.5% कंसंट्रेशन हो गया इसमें, समझ गए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, इफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट if 100 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. If 100 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ दे रखा है कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो पूरे सॉल्यूशन का मास दे रखा है 550 ग्राम और कॉपर सल्फेट उसमें मौजूद है, तो कॉपर सल्फेट उसमें डाला जा रहा है सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन का मास दे रखा है और सॉल्यूट क्या हो गया कॉपर सल्फेट। तो मुझे अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मेरे को 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 370 प्लस 30 बना था। यहाँ 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ही लिखा हुआ, जिसका मतलब concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। mass of solute, solute का मास कितना है 100, solution का कितना 550, एक 0 से 1 0 कट गया, 5 11 सा 20 से 200 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे 18.1, सब fully divided। हाँ ठीक है, 3.1% बाई मास। ठीक है, बताइए जी यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, बस तो ये आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराते हैं।